हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 21 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभय अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन काम पर ध्यान कम और मन कहीं और भटकता जा रहा था। अचानक उसने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कैमरा ऑन कर दिया। स्क्रीन पर आधिया अपने कमरे में दिखी, परेशान, थकी हुई और भूख से तड़पती हुई। वो बिस्तर पर बैठी अपने पेट को पकड़ कह रही थी, शैतान कहीं का, खुद तो खा लिया और मुझे भूखा छोड़ दिया। ऐसा कौन करता है यार। अब मैं क्या करूं? सच में बहुत तेज भूख लगी है। मुझे भी क्या ज़रूरत थी उसे पंगा लेने की, जब जानती हूँ कि उसके सामने मेरी एक नहीं चलती। हे भगवान। उसकी मासूम, तंग और भूखी बरबराहट सुनकर अभय का चेहरा सख्त हो गया। वो खुद से बुदबुदाया, पागल, एक सॉरी नहीं बोल सकती थी। अगर अपनी गलती मान लेती तो क्या चला जाता उसका, लेकिन नहीं, जिद करने में तो मुझे भी टक्कर देती है। उसने झुंझुलाहट में एक स्टाफ को कॉल किया और सख्त लहजे में कहा, अभी आधिया मैम के कमरे में खाना पहुंचाओ, अच्छे से। फोन रखते ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला था और सामने मेघना खड़ी थी। वह लैपटॉप और फोन बंद करता है। मेघना, तुम यहाँ कैसे? मेघना की आंखें भरी हुई थी। वो धीमे लेकिन दर्द भरे स्वर में बोली, क्यों? अब मैं तुम्हारे केबिन में भी नहीं आ सकती। अभय ने एक गहरी सांस ली। ऐसी बात नहीं है मेघना, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन प्लीज़, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मेघना की आवाज़ काँप रही थी। तो फिर ऐसा क्यों किया अभी? क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती? तुमने कहा था कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। अगर कभी शादी करोगे तो मुझसे करोगे। तो अब अचानक वो लड़की कहाँ से आ गई? मेरा प्यार, मेरा इंतज़ार, क्या ये मेरी गलती थी? अभय के पास कोई जवाब नहीं था। चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वह बोला, मेघना, तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी की सबसे खास दोस्त हो और रहोगी, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। जो तुम पूछ रही हो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना ही कहूँगा कि मैं और आध्या एक दूसरे को डेट कर रहे थे और मुझे लगा कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, तो हमने कर लिया। प्लीज़ खुद को संभालो। मेघना ने अपनी आंखें पोंछी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था, लेकिन अगले ही पल वह खुद को नॉर्मल करते हुए मन ही मन बोली, अभी क्यों झूठ बोल रहे हो? माना कि तुमने मीडिया और घर वालों के सामने ऐलान कर दिया हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत नहीं है। यह शादी तुमने किसी खास मकसद से की है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन जो भी है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से उस लड़की का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो और मुझे तुम्हें पाना आता है। बोलकर वह मुस्कुरा दी। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं तुम्हारे ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे? अभय के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान उभरी। यह भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल। उनकी बातों के बीच अभय का मोबाइल बज उठा। उसने कहा, एक मिनट मेघना, मैं फ़ोन उठाकर देखता हूँ। वह फ़ोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर लिखा था सौर्य का कॉल। अभय ने जैसे ही कॉल रिसीव कर कान से लगाया, उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखों की चमक बुझ गई और लहजा ठंडा पड़ गया। इसी बीच एक स्टाफ मेंबर आध्या के कमरे में खाना लेकर आई। आध्या पलंग पर बैठी थी, आंखें बंद कर सिर हेडरेस्ट पर रखे हुए थे। मैम, एक धीमी सी आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने आंखें खोली। सामने स्टाफ खाने की प्लेट लिए खड़ी थी। आध्या ने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, ले जाइए इसे, मैं नहीं खा सकती, मुझे पनिशमेंट मिली है। स्टाफ ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैम, सर ने ही खास तौर पर कहा है कि आपको खाना खिला दिया जाए। प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, वरना वो हम पर गुस्सा करेंगे। आध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आप खाना रख दीजिए, मैं खा लूँगी। स्टाफ ने सेंटर टेबल पर खाना रख दिया और चुपचाप बाहर चली गई। कुछ पल तक आध्या उस थाली को देखती रही, फिर बुदबुदाई, तो ये है आपका तरीका मिस्टर हस्बैंड? पहले पूरे स्टाफ्स के सामने मेरी बेइज्जती करेंगे और अब अकेले में मेरे लिए खाना भिजवाकर मेरी नज़रों में खुद को महान बनाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तो मैं इस खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उसके आंखों से आंसू टपक पड़े। उसके दिल टूटने की आवाज़ शायद किसी और को सुनाई ना दे, लेकिन वह उस खामोशी में साफ गूंज रही थी।
वहीं जैसे ही अभय फोन पर था, दूसरी तरफ से सौर्य की एक तेज घबराई हुई आवाज आई, भाई, पुलिस को निराला कपूर की बॉडी मिल गई है। अभय का माथा तुरंत सिकुड़ गया। क्या? उसने लगभग फुसफुसाकर पूछा। हाँ भाई, और राकेश कपूर ने आप पर शक जताया है। उसने पुलिस के सामने आपका नाम लिया है। केस हाई प्रोफाइल है। मेरी एसपी से बात हुई है। वे लोग आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। पुलिस इस वक्त राणा मेंशन पहुंच चुकी होगी। यह सुनते ही अभय ने कहा, मैं आ रहा हूँ। वह तुरंत अपने केबिन से निकल गया था। उसे जाते हुए देखकर मेघना हैरान हो गई थी। वह खुद से बोली, अब क्या हो गया अभय को? अभय जैसे ही ऑफिस से बाहर आया, लकी, फौरन स्टार्ट करो गाड़ी, उसने कहा। लकी बिना कुछ पूछे ड्राइविंग सीट पर बैठा। अभय जैसे ही पीछे बैठा, कार सड़क पर हवा से बातें करने लगी। गाड़ी रफ्तार से राणा मेंशन की ओर दौड़ पड़ी। इधर पुलिस पहले से ही राणा मेंशन में दाखिल हो चुकी थी। कुछ ही देर में अभय की कार मेंशन के गेट पर पहुंची। गेट पर हलचल थी। लकी ने फुर्ती से गाड़ी रोकी और गेट खोला। अभय अपने रॉयल अंदाज में कार से कदम बाहर रखा। तेज चाल, गंभीर चेहरा और आंखों पर सख्त इरादा। साथ में संजय जी भी आ चुके थे। हॉल में पास के सोफे पर मुंबई शहर के एसपी बैठे थे। उनके साथ 2 अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। वातावरण तनावपूर्ण था, जैसे किसी तूफान की आहट हो। घर में इस समय सिर्फ ओमकार जी और संजय जी ही मौजूद थे। अनुराधा जी और नंदिता किसी सोशल वर्क के लिए बाहर गई हुई थी। अनुराग जी चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। मधु और आस्था कॉलेज गई हुई थी। अभय की नज़र ओमकार राणा पर पड़ी, जिनका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन आंखें सर्द थी। एसपी ने एक नज़र अभय पर डाली। अभय सामने रखे सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया। उसकी आंखें सर्द थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। एसपी अभय की आंखों में देखते हुए बोला, गुड इवनिंग मिस्टर अभय सिंह राणा। अभय ने हल्के से सिर हिलाया। चेहरे पर वही स्थिरता, वही रॉयल ठंडापन। एसपी ने आगे कहा, निराला कपूर से आपकी पुरानी दुश्मनी रही है। एक वक्त आपने उसे एक घोटाले में फंसा दिया और उसकी कंपनी हड़प ली। अब हमें उसकी डेड बॉडी मिली है। उनके भाई राकेश कपूर ने आपके खिलाफ बयान दिया है। वह थोड़ा आगे झुकते हुए बोले, हमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी। एसपी के शब्दों के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अभय ने अपनी उंगलियों को एक एक कर चटकाया और फिर अपनी जगह से थोड़ा झुककर बेहद ठंडे लेकिन नुकीले लहजे में बोला, अगर निराला कपूर को मैंने मारा होता तो यकीन मानिए उसकी लाश आपको कभी नहीं मिलती, और आप जैसे लोग यहाँ बैठकर मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। उसकी आंखों की चमक अब तेज हो चली थी, लेकिन चेहरा अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। एसपी ने एक पल के लिए गला साफ किया। उसकी जुबान मानो सूखने लगी हो। अभय ने आगे कहा, एसपी साहब, बिना सबूत किसी के खिलाफ एफआईआर करना आपकी कानून व्यवस्था की कैसी तस्वीर पेश करती है? सिर्फ राकेश कपूर के झूठे आरोपों पर आप मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अब उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई। शायद आप भूल रहे हैं, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, अभय सिंह राणा हूँ। वह उठा और अपनी जैकेट को थोड़ी सहजता से ठीक किया। फिर आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पहले सबूत लाइए। वादा करता हूँ कि अगर आपके पास मेरे खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत आया तो आपको राणा मेंशन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर दूंगा। उसकी बातें खत्म होते ही कमरे में एकदम घुटन सी छा गई। एसपी को एक पल को कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो आगे क्या बोले। अभय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, आइंदा राणा मेंशन में आने से पहले अपनी ये वर्दी बाहर उतार कर आना। एसपी साहब। कमरे में एक पल को जैसे बिजली सी कौंध गई। एसपी का चेहरा हल्का सा स्याह हो गया। उसने इधर उधर नजरें घुमाई, फिर सम्यक स्वर में कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर अभय सिंह राणा। वह उठ खड़ा हुआ और जाने को मुड़ा ही था कि तभी पीछे से ओमकार राणा की गंभीर, स्थिर और भारी आवाज़ गूंज उठी, एसपी साहब, हमारे यहाँ मेहमान भगवान के समान होते हैं, लेकिन तब जब वो मेहमान बनकर आए। एसपी रुका, पलटा और ओमकार जी की ओर देखा। ओमकार राणा की आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन लहजा साफ था। इशारों में तलखी छुपी हुई थी। उन्होंने आगे कहा, कल हमारी बहू के स्वागत में घर में एक भव्य पार्टी रखी गई है।
आपको और आपके परिवार को आमंत्रण है, आइएगा जरूर। एसपी ने ओमकार जी की बात का गहरा अर्थ समझ लिया था। उसने बिना कुछ बोले हल्के से सिर झुकाया और बाहर निकल गया। वो जैसे ही गए अभय ओमकार जी की ओर पलटा। चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। कल पार्टी रख दिए और मुझसे पूछे तक नहीं। ओमकार जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शादी करने से पहले क्या तुमने मुझसे पूछा था? कल बहू को लेकर आ जाना, अब वो यहीं रहेगी। लोगों और मीडिया को बात बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। बोलकर ओमकार राणा अपने रूम में जाने को मुड़े ही थे, तभी अभय की आवाज़ उन्हें ठिठकने पर मजबूर कर देती है। अभय धीरे और ठंडी आवाज़ में बोला, निराला कपूर आपका सबसे वफादार आदमी था, है ना दादाजी? ओमकार राणा के कदम थम जाते हैं, उनकी मुठ्ठियाँ कस जाती है। वह बहुत मुश्किल से अपने आप को नियंत्रित करते हुए बोले, क्या कहना चाहते हो अभय? अभय सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोला, बस इतना कि वफादारी जब इस हद तक जाए तो दुश्मन भी उतना ही घातक बनता है। ये ताजुब की बात है कि निराला कपूर जैसा आदमी जो हमेशा से आपका वफादार रहा, जिसे राणा मेंशन की हर राज मालूम था, वह मारा गया। पर सवाल ये है, उसे मारने की जरूरत किसे थी? एक क्षण का सन्नाटा वहां छा गया। हवा तक थम जाती है। अभय की नज़र उन पर गहरी हो जाती है। वो फिर बोला, खैर जो भी हो, लेकिन अब राकेश कपूर चुप नहीं रहेगा। वह इसका फायदा उठाएगा हमारे खिलाफ। सब कुछ दांव पर लगा सकता है वह। अभय जैसे ही चुप हुआ, ओमकार राणा अब तेज स्वर में बोले, बहुत बोलने लगे हो अभय। याद रखो, हर चाल को शतरंज की तरह नहीं खेला जाता। कभी कभी मोहरे दिल से चलते हैं। राकेश अब हमारा सबसे बड़ा सिर दर्द है। अगर वह मीडिया को अपने पक्ष में कर गया तो हमारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अभय उनकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, तो फिर चलिए ना दादाजी, मोहरे बिछाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार कौन मात खाता है और कौन राजा बनता है। ओमकार राणा की नज़र उस पर तिरछी हो गई। वह बोले, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। अभय के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान आई और बोला, कल की पार्टी में राकेश कपूर और आभा कपूर को इनवाइट कीजिए। आखिरकार वो दोनों भी हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं। ओमकार राणा की भौवें तन गई थी। उनकी आवाज़ में शक्ति थी। बिल्कुल नहीं, उन दोनों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है अभय? उस राकेश ने जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। मीडिया में तुम्हारा और हमारे खानदान का नाम खराब कर रहा है। यह सब उसकी पब्लिसिटी स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए। और तुम उसे इनवाइट करने की बात कर रहे हो? अभय ने ओमकार जी की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ दादाजी कि उन्हें इनवाइट कीजिए। ओमकार जी चौंके। कुछ पल तक अभय को देखते रहे, जैसे उसकी बातों के पीछे की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हो। अभय ने आगे कहा, आपको क्या लगता है मीडिया चुप बैठेगी? वह तो ऐसे भी तमाशा बनाएगी। राकेश ने अभय पर आरोप लगाए और राणा परिवार ने दूरी बना ली। इनके बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा है। अगर उन्हें चुप कराना है तो राकेश कपूर का पार्टी में आना जरूरी है। एक बार वो इस घर में हमारे साथ दिख गया तो सारे इल्जाम धुल जाएंगे और मीडिया को यही लगेगा कि हमारे बीच सब ठीक है। एक पल की खामोशी के बाद ओमकार जी के चेहरे पर गर्व और विस्मय की मिली जुली मुस्कान फैल गई। वह बोले, आज मुझे लग रहा है कि तुम सचमुच मेरी परछाई हो अभय। जितनी राजनीति मैंने सीखी है उससे कहीं ज़्यादा तुम समझ गए हो। शाबाश अभय। फिर पलटे और दृढ़ स्वर में बोले, अब मैं पर्सनली राकेश कपूर को इनवाइट करूंगा और उसे कल की पार्टी में आना ही होगा। इतना कहकर ओमकार जी कमरे में चले गए। उनके जाते ही अभय का चेहरा बदल गया। चेहरे से हंसी चली गई, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडी सर्द लहरें लौट आई। एक धीमी खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, जैसे कोई जाल बिछ चुका हो और अब शिकार को सिर्फ कदम बढ़ाना बाकी हो। अभय मेंशन से बाहर आया और अपने रॉयल ब्लैक कार की पिछली सीट पर बैठ गया। लक्की ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि उसने धीरे से कहा, बॉस, इंदौर से खबर आई है, साहिल कोमा में जा चुका है। अभय ने अपनी आंखें बंद रखे हुए था। लकी ने फिर कहा, और आध्या मैम की फैमिली मुंबई लौट आई है बॉस। अभय की मुस्कान हल्की सी हो गई। वह बोला, कल की पार्टी में उन्हें इनवाइट करो, खासकर उसके चाचा चाची को।
फिर एक ठहराव लेकर बोला, उनके मुंह पर इतने पैसे मारो कि अगर मीडिया सामने आकर उनसे कुछ भी पूछे तो वह वैसा ही बोले जैसा हम चाहते हैं। लकी ने चिंतित होकर कहा, बॉस वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर आध्या मैम की दादी का सामना राकेश कपूर से हो गया तो क्या होगा? वह कुछ भी बोल सकती हैं। अभय ने एक लंबी सांस ली, आंखें खोली और फिर बहुत शांत स्वर में बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। लकी चौंका, मतलब? अभय की आवाज़ सर्द हो गई। अगर वह राकेश से टकराएंगी तो या तो राकेश मुंह छुपाएगा या सच बाहर आ जाएगा। दोनों ही सूरत में मेरा ही फायदा है। इतना कहकर अभय ने फिर से अपनी आंखें बंद की और बैक सीट पर सिर टिका दिया। लकी ने हल्की हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या बॉस ऑफिस चले? अभय की आवाज़ धीमी थी, नहीं, मेंशन चलो। कार धीमे धीमे उसके मेंशन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन हवा में राजनीति, साजिश और एक बड़ा खेल गहराता जा रहा था। अभय की कार उसके मेंशन में दाखिल होती है। दरवाजा खुलते ही अभय अपने काले सूट में चेहरे पर एक हल्की लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ तेज कदमों से भीतर दाखिल होता है। वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में दाखिल होते ही उसका चेहरा एक पल के लिए नर्म पड़ता है। आध्या सोई हुई थी। उसके दोनों हाथ वह अपने पेट पर रखी हुई थी, जैसे किसी दर्द से जूझ रही हो, पर चेहरा मासूम और शांत था। अभय की नज़र सेंटर टेबल पर रखी ठंडी परी प्लेट पर चली जाती है। प्लेट में खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था। आध्या खाना तो दूर, उसे छुई तक नहीं थी। अभय की आंखें सिकुड़ती है, उसका जबड़ा कस जाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वह तेजी से आध्या के पास आता है, एक पल उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। खाना नहीं खाया और आराम से सोई हो? उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। बिना एक पल गवाए वह उसे सीधे वॉशरूम में ले जाता है और बाथ टब में डाल देता है। जैसे ही ठंडा पानी आध्या के शरीर से टकराता है, आध्या की चीख सी निकलती है और वह चौंक कर उठ बैठती है। वो जैसे ही अपनी भीगी जुल्फें पीछे करती है, उसकी नज़र अभय पर पड़ती है। अभय दोनों हाथ सीने पर बांधे सामने खड़ा था। उसकी आंखें सर्द थी, चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वह बोली, मिस्टर हसबैंड, यह क्या तरीका है किसी को उठाने का? आध्या गुस्से और हैरानी में बोलती है। अभय एक कदम आगे बढ़ता है और उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाकर कहता है, जब बात ना मानने से अपना मुंह मोड़ती हो तो तुम्हें सोने का भी हक नहीं है। आध्या हड़बड़ा जाती है, अब पागल हो क्या? क्या किया मैंने? अभय की आवाज़ अब थोड़ी तेज और तीखी हो जाती है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? आध्या उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई सफाई नहीं थी, बस वही सच्चाई जो उसके चेहरे पर हमेशा झलकती है। वह बोली, मुझे भूख नहीं लगी थी, उसने शांत स्वर में कहा। अभय का जबड़ा कस गया था। एक पल की खामोशी के बाद वह उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें भूख नहीं लगी थी तो अपना पेट पकड़कर क्यों सो रही थी? आध्या की पलकें झपकती है और उस एक पल में उसके भीतर का बांध टूटने लगता है, उसकी आंखें भीगने लगती है। वह बोली, हाँ भूख लगी थी। वह टूटी आवाज़ में बोली, पर आपने ही तो कहा था कि मुझे पनिशमेंट मिला है, कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो मैंने भी फैसला कर लिया था। अब भूख नहीं लगेगी इसलिए नहीं खाया। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हो, और फिर बोली, और कुछ पूछना है आपको? वह बाथटब से उठने लगी। उसका चेहरा गर्म था पर आंखें ठंडी। गुस्सा भी था, दर्द भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट था। पर तभी उसका शरीर लड़खड़ाया, पैर कांपे, संतुलन टूटा और वो गिरने लगी। आध्या, अभय की आवाज़ में अनजानी दहशत थी। वह लपका और पल भर में दोनों सीधे बाथटब में जा गिरे। ठंडा पानी उनके चारों ओर फैल गया। धड़कनों की आवाज़ भींगती सांसों में बदल गई। वह दोनों बहुत पास थे, इतने पास कि बीच में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि जैसे हवा भी बीच से गुजरने की इजाज़त मांग रही हो। उनकी सांसें आपस में उलझ रही थी। पलकों की झपकाने से पहले ही दिल की धड़कनों की आवाज़ तेज सुनाई दे रही थी। अचानक दोनों की नज़रें टकराई। एक पल के लिए समय थम गया था। अभय ने जैसे ही आध्या की आंखों में झांका, वहाँ उसे गुस्सा नहीं, कोई अधूरा सवाल मिला। आध्या की पलकों में अटका था डर और कुछ अनकहा सा अपनापन। पल भारी हो गया था। शब्द नदारद थे, लेकिन एहसास चीख रहे थे। आध्या उसके कॉलर को कस के पकड़े हुई थी।
वो कांपती आवाज़ में फुसफुसाई, आपने मुझे गिरने तो नहीं दिया, फिर भी हर रोज़ मुझे तोड़ते रहते हैं। बहुत मज़ा आता है ना आपको मुझे तकलीफ़ देकर? बोलिए मिस्टर हस्बैंड। अभय ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें पहली बार नम हुई थी, पर उसने पलकों की दीवार खड़ी कर दी थी। वह उन्हें गिरने नहीं देगा, जैसे हर बार अपनी भावनाओं को भी नहीं गिरने देता। अभय अपनी नज़रों को मोड़ा, पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खुद को जैसे ज़बरदस्ती उस जज्बात से खींचकर बाहर निकाला। वह टब से उठते हुए सिर्फ इतना बोला, रेडी होकर नीचे आ जाना, और बिना पीछे देखे वॉशरूम से बाहर निकल गया। आध्या वहीं टब में बैठी रह गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी भींगी थी, ना जाने पानी से या उस टकराहट से। वो खुद से बुदबुदाई, नहीं मिस्टर हस्बैंड, अब और नहीं सहूँगी। भले आप मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए, मुझे अब जवाब चाहिए भी नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मेरे परिवार से मिलना है। मालूम नहीं दादी और मिली कैसी होंगी, मुझे जानना है, और आज आपको मुझे आज़ाद करना ही होगा। आध्या रेडी होकर सीढ़ियों के नीचे उतरी। मेंशन आज भी हमेशा की तरह खामोश था, एक अजीब भारी खामोशी। अभय पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह बिना कुछ बोले पास की कुर्सी पर बैठ गई। अभय ने उसकी तरफ देखे बिना ही अपने हाथों से उसकी प्लेट में खाना परोसना शुरू कर दिया। आध्या सख्त स्वर में बोली, मुझे सच में भूख नहीं है मिस्टर हस्बैंड। अभय ने जैसे सुना ही ना हो उसके सामने प्लेट सर काकर शांति से बोला, खाना खाओ। आध्या उसे देख हैरान रह गई थी, और फिर उसकी भौहें तिरछी हो गई। रियली मिस्टर हस्बैंड, ये दिखावा किस लिए? मेरी परवाह इतना किस लिए? जब इंसल्ट करनी होती है तो सबके सामने करते हो, तो फिर ये झूठी चिंता भी सबके सामने किया करो। अभय की नज़रें अब उस पर टिकी हुई थी, गहरी, ठंडी और बिना पलक झपकाए। वह अपनी जगह पर हल्का सा पीछे खिसक गई। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वह अभय के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रही थी। प्लीज़ बंद कीजिए तमाशा, ये झूठी हमदर्दी। यह आपकी हमदर्दी मेरे लिए घुटन बन जाती है। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने परिवार से मिलना है। इस जबरदस्ती की शादी में मैं अब और नहीं रह सकती, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता यह सब। उसकी आवाज़ काँप रही थी, गुस्से से, घुटन से, लेकिन वह डरी हुई खुद को नहीं दिखाना चाहती थी। वह बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से मिस्टर हस्बैंड, और खबरदार अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अब आपसे डरती नहीं हूँ। हॉल में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। अभय अब भी उसे देख रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खामोश ठंडक थी। आध्या का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। ये इतना शांत क्यों है? मैं जाने की बात करी हूँ और ये चुप है। उसने मन ही मन सोचा। तभी अभय के होठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। वह बोला, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? आर यू श्योर? उसकी आवाज़ जैसे बर्फ सी ठंडी थी। आध्या ने सिर हिलाया, हाँ। ओके। वह मुस्कुराया, तो जाओ, अपना लगेज पैक करो। आध्या का चेहरा चमक उठा। उसे अभय की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह बिना कुछ ज़्यादा सोचे तुरंत ऊपर की ओर भागी, अपने कमरे की ओर। पर अभय वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें अब सर्द हो गई थी, चेहरा एकदम बदल चुका था। वह खुद से फुसफुसाया, तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था लिटिल परी, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। उसका लहजा अब धीमा लेकिन जहर से भरा था। अब तुम मेरी असली रूप देखोगी। सोचा था प्यार से तुम्हें सब सिखाऊंगा, लेकिन अब सिर्फ मेरी नफरत सिखाएगी तुम्हें यहाँ रहना मेरे साथ। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बी रेडी लिटिल परी, अब मेरा असली खेल शुरू होगा। क्या करेगा अभय आध्या के साथ? क्या आध्या हमेशा के लिए अभय से अपना रिश्ता तोड़कर आज़ाद हो जाएगी? क्या लेगा कहानी अगला मोड़? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।